नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और स्वागत करता हूं आपका हमारे बेहद खास शो जिसका नाम है चुनावी खबरों का पंचनामा, जहां हम विश्लेषण करते हैं 5 बड़ी चुनावी खबरों का और जानने की कोशिश करते हैं हर सियासी दांव पेच को, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अविनाश। तो अविनाश, सबसे पहले अगर हम अपनी 5 बड़ी चुनावी खबरों के विश्लेषण की बात करें तो 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि 14 दिसंबर को जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है। तो 13 तारीख को ये उद्घाटन और फिर 14 तारीख को ये बैठक, क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है बीजेपी? जी मृत्युंजय, जैसा कि खबरें सामने आ रही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी 13 तारीख को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी रहने वाले हैं और विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां व्यापक स्तर पे शुरू हो गई हैं। सरकार से लेकर संगठन तक के तमाम पदाधिकारी अभी से वहां जुटने शुरू हो गए हैं। पूरे बनारस शहर की सफाई की जा रही है और तमाम जगहों को सुसज्जित किया जा रहा है, बेहतर बनाया जा रहा है जी। जहां तक मुख्यमंत्रियों की आप बात करें तो मुख्यमंत्री 13 तारीख को वहां पे प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे और ऐसी बैठकों का आयोजन जो है मुख्यमंत्रियों की बैठकों का आयोजन अगले दिन होना है, जिसको लेके कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के जितने मुख्यमंत्री हैं और जितने उप मुख्यमंत्री हैं सभी वहां पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के पहुंचने के पहले वहां वो पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहने वाले हैं। तो विनाश, इसके पीछे का एजेंडा क्या है? देखिए, जिस तरह बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेके, धार्मिक मुद्दे को लेके और एक कह लीजिए हिंदुत्व के मुद्दे को लेके, सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दों को लेके जैसे आगे आती रही है, कहीं ना कहीं इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर सरकार की प्रतिबद्धता रही है कि हिंदू धार्मिक जगहों को, हिंदू धार्मिक स्थलों को कैसे जो है सुसज्जित किया जाए, कैसे उसका जीर्णोद्धार किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए जी, तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेके जो है ये सरकार आगे बढ़ती रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन होने वाला है, ये कहीं ना कहीं इसके जरिए बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है, चाहे धार्मिक तौर पे संदेश देने की कोशिश हो या सांस्कृतिक तौर पे संदेश देने की कोशिश हो, लेकिन सरकार की कोशिश है कि इसके जरिए जो है हम एक संदेश दे सके कि हमारी सरकार जो है धार्मिक मुद्दों को लेकर, सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर जो हिंदुत्व का इनका एक एजेंडा रहा है उसके मुताबिक कैसे आगे बढ़ रही है। तो अविनाश, इसके बाद सवाल ये आता है अविनाश के कौन कौन से वो राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? देखिए मृत्युंजय, अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, तमाम ऐसे राज्य जहां बीजेपी की सरकारें हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, ऐसी कार्यक्रम जो है तभी होती हैं जब सरकार की नीतियों को लेके सरकार अपने एक एजेंडे के तहत आगे बढ़ती है, तो सामूहिक तौर पे हम मिल बैठ के कैसे उस एजेंडे को लागू करें, उस एजेंडे पे कैसे विस्तार से हम विचार विमर्श कर सकें, कैसे उसका सफल क्रियान्वयन हो, उसको लेके सरकार की एक अनूठी पहल देखने को मिल रही है, भारत सरकार की होती है। ऐसी बैठकें आप कह लीजिए अमूमन जो है होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्रियों की बैठक पहली बार हो रही है, ऐसी बैठकें पहले भी होती रही हैं जिसमें जो वहाँ की मौजूदा सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, वो किस दिशा में काम कर रही हैं, उनका क्या काम धरातल पे दिख रहा है, उनके जो भी नीतियां बनती हैं, जो भी सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं लाती हैं, उसका जमीनी स्तर पे कितना क्रियान्वयन होता है, सुशासन को लेके, गुड गवर्नेंस को लेके पीएम मोदी जो है बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुखातिब होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी शासित राज्यों में किस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं चल रही हैं और उनका जनता तक कितना सफल क्रियान्वयन हो पाया, जनता तक वो बातें कितनी पहुंच पाई, उस योजना का कितना उनको लाभ मिला है। और ऐसी बैठकों में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, बीएल संतोष भी रहेंगे, जेपी नड्डा रहेंगे और तमाम भी केंद्रीय पदाधिकारी रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में कई मुद्दे हैं, सुशासन हो गया, गुड गवर्नेंस हो गया, पॉलिसी हो गया, गवर्नेंस के स्तर पे सरकार क्या काम कर रही है, फिर आने वाले विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में, उसको लेके इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत सही पॉइंट आपने बताया है। देखते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो बैठक होने वाली है, ऐसी बैठकें अमूमन जो है चुनाव के पहले होती हैं, या एक कह लीजिए कि सरकार और संगठन के बीच में क्या बातें चल रही हैं, उसको किस तरीके से और बेहतर ढंग से किया जा सकता है। और इस बैठक का मौजूदा समय में औचित्य कहा जाए तो कहीं ना कहीं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं,
क्योंकि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है मृत्युंजय, वो अपने आप में काफ़ी अहम है। और बीजेपी जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो है अलग अलग राज्यों में अगर चुनाव होता है तो वहाँ अपनी भूमिका के अनुसार जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, तो उसको लेके एक रणनीति बन सकती है। और 2024 लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं इस काशी की धरा जो है, यहाँ से कहीं ना कहीं जो धुरी है सियासत की, वहाँ से पूरे देश की सियासत को मथने की तैयारी है। तो अविनाश, ऐसी बैठकों का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, ऐसी बैठकें जो हैं होती रहती हैं, अमूमन ऐसी बैठकें जो हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में होती रहती हैं। आप याद करिए 2018 में ऐसी बैठकें हुई थी। उसके बारे में कहा जाता है कि उस समय लोकसभा चुनाव था पूरे देश में, तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी और एक योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाई गई थी कि कैसे हम 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है कूदेंगे, हमारी क्या रणनीति रहने वाली है। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं और बीजेपी शासित राज्यों की जो योजनाएं हैं, उनका कैसे जो है अमली जामा पहनाया जाए, उसको कैसे आम जन तक पहुंचाया जाए, इसको लेके बैठक होती रहती है। इस बैठक को मुख्यमंत्री परिषद तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं या जितनी बातें कही जा रही हैं वो आम जनता तक पहुंचाने का काम कैसे किया जा रहा है, उसके बारे में एक समीक्षा बैठक की तरह होती है। और इसको अमूमन मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बोला जाता है, जिसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। इस बार जेपी नड्डा भी रहने वाले हैं, बीएल संतोष रहने वाले हैं, संगठन मंत्री सुनील बंसल रहने वाले हैं और संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी। एक पदाधिकारी नहीं, आप देखिए तो अभी से प्रदेश स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चाहे ऋतुराज सिन्हा हो, चाहे तरुण चुग हो, चाहे आप सुनील बंसल को ले लीजिए, स्वतंत्र देव सिंह को ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी की ओर से वो पहुंचने लगे हैं। इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए। अब मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक होने वाली है, ये तो काफ़ी अहम बैठक होने वाली है, क्योंकि सरकार का यहीं से दिशा तय होने वाला है। और 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेके एक रोड मैप तैयार किया जाए। बिल्कुल जी। तो विनाश, इसी क्रम में हम अपने आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में जानने की कोशिश करते हैं कि योगी सरकार जो अपनी अगली कैबिनेट बैठक है वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में करने वाली है, और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अपनी कैबिनेट बैठक का आयोजन करना, ये क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है आम जनता को और आम लोगों को? देखिए मृत्युंजय, जो है बैठक होने वाली है 16 तारीख को, जो है योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में होने जा रही है। आप इसका थोड़ा क्रम देखिए, कैसे जो है एक श्रृंखला तैयार की गई है। 13 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, 13। उसके बाद जो है 14 तारीख को बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। उसके अगले दिन महापौर की बैठक हो रही है। उसके बाद सरकार जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश करेगी योगी सरकार, कि जैसे अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया। आप देखते हैं कि सीएम योगी जो है होली का समय हो तो होली के समय में जो है मथुरा जाते हैं। बिल्कुल। अभी उनका अयोध्या का भी दौरा लगा रहता है। तो जिस तरीके से जो धार्मिक स्थल है उनको कैसे जो है आगे बढ़ाया जाए, वहाँ कैसे जो है एक तरीके से चहुमुखी विकास हो उसका। चाहे आप टूरिज्म की बात ले लीजिए या एम्प्लॉयमेंट की बात ले लीजिए। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं। इसके जरिए बीजेपी जो है एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि जिस तरह हम हिंदुत्व के मुद्दे पे, धार्मिकता के मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो है जमीनी स्तर पे जो है वो चीजें देखने को मिलती है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बैठक में जो है कैबिनेट की बैठक होनी है, इसमें पूरे जितने योगी सरकार के जितने मंत्री हैं तमाम मंत्री शामिल होने वाले हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, दिनेश शर्मा हो, ब्रजेश पाठक मंत्री हो, आशुतोष टंडन तो अभी से जाके वहाँ पे देख रहे हैं क्या चीजें चल रही है। तो यानी अविनाश, आप कह रहे हैं कि वो जाके वहाँ पे तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है योगी सरकार की, इसमें जो है कुछ बड़ी बातें सामने निकल कर आ सकती हैं। इस बैठक में जो है कुछ बड़े प्रस्तावों पे मुहर लग सकती है। अब ये देखना होगा कि कौन से बड़े प्रस्ताव पे मुहर लगती है। और ये जो एक क्रमवार बनाया गया है, आपको याद होगा कि बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम है, उसके अगले दिन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो है अयोध्या में रामलला के भी दर्शन करने जाएंगे। जी बिल्कुल। तो कह लीजिए कि एक तरीके से जो योजना रचना बनाई गई है, वो पूरा एक तरीके से कह लीजिए कि सिलसिलेवार तरीके से बनाई गई कि हम कैसे जो है एक कदम दर कदम जो है बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाए। जी। तो विनाश, कहीं एक संदेश देने की भी इसके जरिए तो विनाश, कैबिनेट बैठक को लेकर चुनावी माहौल है विनाश, तो चुनाव को लेकर जो कैबिनेट बैठक होने वाली है, इसे कैसे जोड़कर देखा जा सकता है? पूर्वांचल को साधने की कोशिश है। और पूर्वांचल को साधने के साथ साथ जो योगी सरकार की प्रतिबद्धता रही हो, बार बार योगी सरकार कहती आई है कि धार्मिक नगरी के तौर पे हम काशी, अयोध्या, मथुरा को विकसित करेंगे और विकास के क्रम में वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। और जिस तरीके से योगी सरकार
सरकार अपनी कामों को गिनाती आ रही है धार्मिक नगरी के रूप में कि काशी में इस तरह का विकास हुआ, तो विकास की जो एक रूपरेखा है और जो विकास की एक सरकार की सोची समझी रणनीति है उसका एक हिस्सा हो सकता है। इसके जरिए एक संदेश देने की भी पूरी तो आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाता है, फिर उसी इलाके में जो एयरपोर्ट खोले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश है अविनाश, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विकास के जो अवसर उन्हें पैदा किया जा सके। तो अविनाश, कैबिनेट बैठक को चुनाव से जोड़कर देखा जाता है उसके बाद, लेकिन 16 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है उसकी क्या तैयारियां हैं, क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, कैसे कैसे होने वाली है? देखिए, इसके लिए जो है शासन स्तर पर तैयारियां चलती हैं और शासन स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही होंगी, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। उसको भी कहीं ना कहीं सरकार ऐसे तरीके से प्रेजेंट करेगी जिसका जो है दूरगामी संदेश दिया जा सके। और बार बार जैसा कि मैं कह रहा हूं कि सरकार बस एक कैबिनेट बैठक नहीं हो रही, ये पहली बार ऐसी बैठक है जो किसी मंदिर में होने जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक भारत के इतिहास में किसी भी सरकार की कैबिनेट बैठक अलग जगह पे तो हुई है लेकिन मंदिर वाले जगह पे नहीं हुई है। तो मंदिर में देखिए, मंदिर में ऐसी बैठकों का आयोजन करा के एक संदेश देना, और दूसरा विषय कि काशी कॉरिडोर का जिस तरीके से 1 महीने भव्य काशी के तहत कार्यक्रम चलने वाला है, तो उसको कितनी और भव्यता और दिव्यता दिया जा सकता है, इसको लेके कहीं ना कहीं एक सरकार जो है बेहतर पहल करती हुई नजर आ रही है। और देखिए, जब कुंभ लगा था तो उस समय संगम नगरी कह लीजिए प्रयागराज में जो है संगम के तट पे जो है कैबिनेट की बैठक हुई थी, लेकिन इस बार मंदिर में बैठक होना अपने आप में कह लीजिए सरकार की ओर से एक बड़ी पहल है। और सरकार कहीं ना कहीं इसके जरिए अपनी योजना बताएगी क्या रहने वाला है, और वो तो अपने आप में बहुत खास कार्यक्रम रहेगा, खास कार्यक्रम रहने वाला है। लेकर भी जो है सरकार और शासन के स्तर पे तैयारियां तेज हो गई। जी बिल्कुल, शुक्रिया अविनाश। तो अविनाश, अगर हम अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ें तो अगला मुद्दा अविनाश हमारा ये है कि चुनाव को लेकर हर दल ने अपनी अपनी रणनीति तैयार की है, वो चुनाव में कैसे उतरने वाले हैं उसके बारे में पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। और जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, उन्होंने भी अपने मास्टर प्लान्स तैयार कर लिए हैं। लेकिन जो हलचल बीजेपी में इस वक्त देखने को मिल रही है और जो उम्मीदवारों का चयन है, उसको लेकर क्या मास्टर प्लान बीजेपी ने तैयार किया है? देखिए, नेताओं की महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है चुनाव को लेकर, और जो मौजूदा विधायक हैं उनको अभी से डर सताने लगा है कि मेरी टिकट बचेगी या कि नहीं बचेगी। क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं बीजेपी के में से, ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि 150 विधायकों का टिकट जो है काटा जा सकता है। इसको लेके बीजेपी ने संगठन और सरकार दोनों जो है मुस्तैद नजर आ रही, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में निष्क्रिय रहे, कोरोना काल हुआ, जनता के बीच उपलब्ध नहीं रहे, और उनकी अनर्गल बयानबाजी, कुछ विधायकों का जो टिकट कटेगा वो उम्र के लिहाज से कटेगा। कई ऐसे विधायक हैं जिनकी उम्र हो, पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि उम्र ज्यादा होने की वजह से बीजेपी ऐसे लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। जनता के बीच में कुछ लोगों की छवि भी अच्छी नहीं, कुछ जातिगत समीकरण है, कुछ क्षेत्रीय संतुलन है, तमाम मुद्दों को लेके है जो बीजेपी जो आपराधिक मामले भी इस कड़ी में शामिल है। बीजेपी फूंक फूंक के कदम रख रही है कि कैसे चेहरों को हमें तरजीह देनी है, और इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। जो पार्टी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं, जिनकी क्षेत्र में उपस्थिति कम रही है, उन ऐसे नेताओं को जो है इस बार टिकट नहीं दिया जा सकता, ऐसा कहा जा रहा है। तो बीजेपी अपने स्तर पे तमाम सर्वे करा रही है। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह इस पे बारीक नजर रख रहे हैं, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे सुनील बंसल हो, चाहे राधा मोहन सिंह जी हो, तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं जिनकी चुनाव में बड़ी भूमिका रहने वाली है, वो एक एक विधानसभा में जाके जो है ज़मीनी स्तर पे क्या चीज़ें चल रही हैं उस हवा को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार जो है कहा जा रहा है कि व्यापक स्तर पे जो है बीजेपी के विधायकों का टिकट कटने वाला है। इसको लेके भी तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। अभी चुनाव आने दीजिए, उसके बाद और भी बातें सामने आएंगी जिसको लेकर हलचल तेज है। और बीजेपी की जो मौजूदा विधायक है वो अभी से अपना ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिए, जिनको लगता है कि हमें आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी तो जो आना जाना लगा, ये डर की वजह से आना जाना लगा हुआ है। आज ही आप देखिए संत कबीर नगर से जो विधायक हैं वो आज सपा का दामन थामेंगे। जी बिल्कुल, वो मौजूदा बीजेपी के टिकट से विधायक है। देखिए, सरकार और संगठन ने तय कर लिया है कि जिन विधायकों का काम बेहतर नहीं होगा वो इस बार नपने वाले हैं। चाहे एक ही पैमाना नहीं है, उम्र का भी पैमाना है, क्षेत्र में निष्क्रियता है, कोरोना काल है, और तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को जो है अपने क्षेत्र में लागू नहीं कराना। और कई ऐसे तो नेता हैं जो पार्टी लाइन से खिलाफ जाके बयानबाजी करते हैं। तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी काम पार्टी की छवि को खराब करेगा और जो भी काम उन विधायकों ने ऐसे किए हैं तो उनका इस बार पत्ता कट सकता है। साफ साफ बात यही कही जा रही है। तो अविनाश, जैसे जितने बड़े पैमाने पर अगर टिकट कटने वाले हैं तो किन नए चेहरों पर बीजेपी दांव लगा सकती है, और वो कौन सा फॉर्मूला होगा जिसके तहत ये टिकट इस बार बांटे जाएंगे? देखिए, इस बार नए चेहरों की बात की जाए तो संगठन भी जो लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो संगठन में लगे हुए हैं, वैसे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को इस बार बीजेपी जगह दे सकती है। अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो शिक्षाविद हो, डॉक्टर हो,
इंजीनियर हों, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे नए चेहरों पे बीजेपी दांव लगा सकती है। और इसमें एक और अहम भूमिका हो जाती है कि संघ की क्या राय है, क्योंकि कई ऐसे सीटें हैं जहां संघ का दखल रहने वाला है। तो आरएसएस की राय भी चुनाव में अहम रहने वाली है। तो हर एक सीटों पे आरएसएस की भी पैनी नज़र है, और आरएसएस जमीन स्तर पे संगठन, काम करने वाला संगठन है। वो जो है इस आधार पे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को फीडबैक देगा कि कौन सा प्रत्याशी जो है विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से मुफीद होगा, कौन सा नहीं होगा। जी, तो अविनाश, अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करें तो किसानों की बात ना हो, और किसानों की बात ना हो तो फिर किसान आंदोलन की बात ना हो। जो 378 दिन से किसान आंदोलन चल रहा था वो खत्म हो गया है। तो अविनाश, जब किसान आंदोलन खत्म हो गया, किसान अपने घरों को लौटने शुरू कर चुके हैं, तो ऐसे में यूपी विधानसभा चुनावों पर इसका क्या असर पड़ सकता है और कितना बड़ा इसका असर पड़ने वाला है इन चुनावों को लेकर? देखिए, 378 दिन से जो किसान लगातार आंदोलन करते हैं, अब उनकी वापसी हो रही है। धीरे धीरे अपने ठिकाने को लौटना शुरू कर दिए, अपने घर को लौटना शुरू कर दिए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन समाप्त तो हो गया है, लेकिन यूपी चुनाव में जो बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। पश्चिमी यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जहां किसान बाहुल्य सीटें हैं, जहां पे किसान जीत और हार का पैमाना तय कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए चुनाव के नज़रिए से, तो ये काफ़ी अहम रहने वाला है। और बीजेपी इस बात को समझ रही है कि किसानों की नाराजगी में भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, इसलिए वो जो है फूंक फूंक के कदम रख रही है, एक एक चीज़ों पे वो विचार कर रही है। और अगर पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी में जाटों का 2 धड़ा है। एक धड़ा आप कह लीजिए बीजेपी के साथ है, और दूसरा धड़ा जो है बीजेपी के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं जाट भी इस मामले को लेके बटे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जाट हुआ, गुज्जर हुआ, मुसलमान हुआ, जाटो हुआ, ये कहीं ना कहीं वहाँ बड़े फैक्टर रहने वाले हैं चुनाव में। बड़े फैक्टर रहने वाले हैं। तो अविनाश, तो क्या इसका फायदा किसी और पार्टी को मिल सकता है, किसी और दलों को मिल सकता है? रालोद और सपा का जो गठबंधन हुआ है मृत्युंजय, अगर बात किया जाए तो ये एक तरीके से जो अखिलेश यादव ने चुनावी बिसात बिछाई है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को भांपने में कामयाब रहे हैं अखिलेश यादव कि इस बार बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी इतना आसान नहीं रहने वाला है। जी बिल्कुल। इसलिए उन्होंने पूर्वांचल में जहां ओम प्रकाश राजभर और छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके अपनी चुनावी जमीन को मजबूत करने की कोशिश की है, वहीं किसान आंदोलन का लाभ लेने के लिए जो किसानों का गुस्सा है, जो किसान आक्रोशित हैं, उनको उनके साथ एक सहानुभूति दिखाने की कोशिश। और जयंत चौधरी जिस तरह किसानों के मुद्दे पर लगातार आक्रामक रहे हैं और लगातार किसानों के बीच जाते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के आने से काफ़ी सीटों पे जो है समीकरण बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस स्थिति को भांप चुकी है, इसलिए बीजेपी वहाँ तो यानी बीजेपी को अविनाश कहीं ना कहीं डर है कि पश्चिम यूपी में कई सीटों का नुकसान इस बार होने वाला है। जी बिल्कुल होने वाला है। और कई ऐसी बागपत हुआ, आपका मुजफ्फरपुर हुआ, बिजनौर हुआ, पश्चिमी मेरठ हुआ, कई ऐसे जिले हैं जहां रालोद और सपा गठबंधन जो है इस बार नया कुछ गुल खिला सकता है। तो यानी बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो विनाश, पश्चिम यूपी में किन पार्टियों के बीच में मुख्य लड़ाई है? अगर बीजेपी को आप इससे बाहर बता रहे हैं, कुछ कहीं ना कुछ तरह से कहे हुए कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जिनके बीच में यहाँ पे मेन लड़ाई होने वाली है, जिनके बीच में यहाँ पे सियासी घमासान तेज होने वाला है? देखिए मृत्युंजय, इस बार जो है मुख्य लड़ाई अगर कहा जाए वहाँ पे पश्चिमी यूपी में, तो सपा और बीजेपी के बीच रहने वाला है। क्योंकि सपा जो है जयंत चौधरी के साथ जो है एक पूरी कह लीजिए चुनावी रणनीति बना रहे हैं, और दोनों मिलकर इस बार चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं जाट, यादव, मुसलमान, ये जो चुनावी समीकरण है, जो क्षेत्रीय संतुलन है, कहीं ना कहीं वो सपा के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और किसानों का गुस्सा और तमाम बातें जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट देती है। तो कृषि कानूनों का वापस हो जाना बीजेपी को इस बार फायदा नहीं करेगा, आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि जो किसान है वो दो धड़ों में है। जाटों का 2 धड़ा है, क्योंकि मुख्य रूप से जाट गुज्जर जो है किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका में नजर आए। तो कहीं ना कहीं 2 धड़ा है। कुछ किसानों का कहना है कि कृषि कानून की जो वापसी हुई है ये सरकार की अच्छी पहल है, और कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप कागजी कार्रवाई से ऊपर उठ के अगर आप ज़मीन पे आंकड़ों को समझिए, तो एक तरफ जो है अगर मुसलमानों का, उसके बाद जाट का, गुज्जर का और जो यादव का समीकरण बनता है, उसके बाद जो कह लीजिए अन्य जातियों का समीकरण बनता है, वो कहीं ना कहीं वो सपा को एज देता है। तो अविनाश, चुनाव की बात हुई, तो फिर वो कौन से मुद्दे हैं जो पश्चिम यूपी के सियासी घमासान पर असर डाल सकते हैं?
देखिए पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो किसान जो है वहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है, किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है, रोजगार बड़े मुद्दे हैं। उसके बाद तमाम पिछली बार तो बीजेपी ने जो है पलायन का मुद्दा है, कैराना का मुद्दा उठाया था, लेकिन इस बार चुनाव में जो है किसान बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और कई ऐसी सीटें हैं, आपको मैं बता रहा हूं कि जो जमीनी हालात हैं वो बिल्कुल कह लीजिए किसानों का जो एक तबका है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेके आक्रोशित है। जिस तरीके से वो इतने लंबे समय तक वो किसान आंदोलन चला है जी बिल्कुल, और उनकी इतनी बड़ी भूमिका रही, वो कपकपाती ठंड हो चाहे गर्मी का मौसम हो, कड़ाके की ठंड हो, उसमें जो है वो लगातार डटे रहे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है बेहतर स्थिति में नजर आ रही है भाजपा के मुकाबले। लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी अपनी चुनावी समीकरण को वहाँ दुरुस्त करने की कोशिश में जुटी हुई है, तमाम अपने बड़े नेताओं को वहाँ लगा रही है, तमाम पश्चिमी यूपी में रैलियाँ हो रही हैं। पश्चिमी यूपी के जरिए बीजेपी बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। और जो किसान आंदोलन वापस हुआ है, जो किसान कृषि कानून वापस हुआ है, और किसान आंदोलन में जो किसान लगे हुए थे उनकी जो घर वापसी हुई है, कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं रहने वाला है कि किसान जो है पश्चिमी यूपी में जो है बीजेपी के साथ चले आए। ये कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा जो है संघर्ष रहा है किसानों का। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसान इसको ध्यान में रखेंगे और इसके हिसाब से जो है वो अपनी विधानसभा चुनाव में वो किस पार्टी को वोट करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। जी विराज। तो अविनाश, हम अपने इस क्रम की आखिरी खबर की तरफ चलते हैं जो इस वक्त बहुत बड़ी सुर्खियों में तब्दील हुई थी कि प्रियंका गांधी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें उसमें महिलाओं को लेकर की गई थी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो महिला कार्ड इन्होंने खेलने की कोशिश की है वो उनके 32 साल का जो वनवास है उसको खत्म कर पाएगा? देखिए मैं तो प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी जो है लंबे समय से संघर्ष कर रही है जी बिल्कुल की सत्ता पे काबिज होने के लिए। और यूपी का जो सिंहासन है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी तो उससे लंबे समय से अछूती है जी। लंबे समय से 32 साल का समय बहुत लंबा, 32 साल का समय बहुत लंबा हो जाता है। 32 साल का जो कालखंड रहा है उससे तो कह लीजिए कि कांग्रेस का वनवास कैसे खत्म होगा इसको लेके कांग्रेस लगातार इस कोशिशों में लगी रही। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया गया था जी। लेकिन इस बार जो महिला कार्ड जो प्रियंका गांधी ने खेला है, पूरी आधी आबादी पे उनका फोकस है जी बिल्कुल, काफी मतलब करीबन 7.5 करोड़ वोटर्स हैं। उसके बाद आप देखिए प्रियंका गांधी कह रही हैं कि तमाम तरीकों को उनकी योजनाएं हम देंगे, 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की है। तो महिला कार्ड के जरिए वो एक तरीके से कह लीजिए महिलाओं के बीच एक संदेश देना, महिलाओं को अपने पक्ष में लाना और महिलाओं के बीच उनके उत्थान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए जी बिल्कुल तमाम तरीके की बातें कह रही हैं। लेकिन यूपी के चुनाव में जो महिला एक मुख्य मुद्दा रहने वाला है। अब महिलाओं की भागीदारी तो आप देखिए, चाहे बिहार चुनाव हो, बंगाल चुनाव हो, किस तरीके से उनकी भागीदारी इतनी बढ़ चढ़ के रही है। यूपी चुनाव में भी भागीदारी देखिए बढ़ चढ़ के देखने को मिलेगी जी। तो अविनाश, प्रियंका गांधी ने जैसा कहा है कि वो 40% टिकट महिलाओं को देने वाली हैं, तो एक जो चुनावी फिजा जो बदलने की कोशिश की जा रही है वो कितनी कामयाब हो पाएगी? देखिए चुनाव में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देगी, जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार के चुनाव में 40% महिलाओं को हम लोग टिकट देने वाले हैं। इसको लेके महिलाएं आगे भी आना शुरू हो गई हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में देखिए तो महिलाएं जो है अपनी टिकट की दावेदारी करती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी की जो ये सोच है कि महिला कार्ड के जरिए जो है यूपी की सत्ता पे वो कैसे काबिज हो, इसको लेके उनकी एक अपनी सधी रणनीति हो सकती है। लेकिन जैसा कि बंगाल और बिहार चुनाव में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली है, जैसे वो बढ़ चढ़ के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही थी, यूपी चुनाव में किस तरीके से ये उनकी भूमिका रहने वाली है और कांग्रेस पार्टी का जो ये स्टैंड है महिलाओं को लेकर, वो तो अब तो सबके सामने आ चुका है। लेकिन महिला इस पे कितना एतबार, कितना विश्वास करके कांग्रेस पार्टी को वोट देती हैं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। शुक्रिया अविनाश। तो ये थी हमारी आज की बड़ी चुनावी खबरें जिनका हमने विश्लेषण किया और आपको बताई हर पर्दे के पीछे की सारी कहानी। ऐसी ही चुनावी खबरों के विश्लेषण के लिए और बारीकी से उन्हें जांचने के लिए देखते रहिए हमारा शो चुनावी खबरों का पंचनामा। नमस्कार।